हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के चैप्टर को कवर करा था, हम लोगों ने पॉलिटी के चैप्टर को कवर करा था। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है वो पार्ट है। तो पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्सेस एंड टाइप्स, कितने तरीके के रिसोर्सेस होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, पहला। दूसरा हम लोग डेवलपमेंट एंड ऑफ रिसोर्सेस की, रिसोर्सेस का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब आखिरकार जो रिसोर्स होता है वो डेवलप कैसे किया जाता है, उसको कैसे बहुत दिनों के बाद वो अगर रिसोर्सेस में डेवलप हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। तीसरा जो है रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। फोर्थ जो है लैंड रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड लैंड पैटर्न यूज पैटर्न इन इंडिया, किस तरीके से लैंड का इस्तेमाल हो रहा है और कितना लैंड रिसोर्सेस अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर इंडिया में, जो कि एक तरीके से एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट कितना है, एग्रीकल्चर कितना है, वो सब सारी चीजें, एग्रीकल्चर कितने जमीनों में होता है, तो वो सब सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और जो ये तीनों टॉपिक होगा वो हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट सेकंड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग उसको भी ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए, तो पहला जो हमारे पास पीपीटी है वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला है रिसोर्सेस क्या होता है। तो एवरीथिंग इन एनवायरनमेंट अराउंड अस कैन यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो जितनी भी सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट के आसपास है, मतलब जो हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं, मान लो एक इंसान यहाँ कोई एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहा है। ठीक है, तो उसके अगल बगल में ये इंसान है। अब ये इंसान है भाई, तो इसकी जगह इसके बगल में क्या है, एक तरीके से ट्री है। तो ट्री क्या है, एक तरीके का रिसोर्स है। तो जो भी सारी चीजें हम लोग इससे फुलफिल कर रहे हैं या फिर अपने सराउंडिंग में जितने भी रिसोर्सेस हैं उसके थ्रू हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, जो कि क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, कि टेक्नोलॉजी से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल होना चाहिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज रिफर्ड एज रिसोर्स, की मतलब ये तीनों चीज जरूरी है। अब जैसे ट्री है, ट्री क्या है, एक तरीके से इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और कल्चरली तीनों चीज एक्सेप्टेबल है। तो इससे हम लोग अगर कोई चीज जनरेट कर रहे हैं, जैसे इससे फल फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से रिसोर्स बोलेंगे। या फिर मान लो कोयले माइन से हम लोग मतलब कोल के माइन से हम लोग कोल निकाल रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है कि नहीं, टेक का इस्तेमाल होता है। वो इकोनॉमिकली मतलब हमारे देश को बढ़ाने के लिए काम आता है, क्योंकि उसको बेच के पैसा कमाया जाता है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो ये सब तीनों चीजें कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, रिसोर्सेस हो गया। ह्यूमन एक्शन ऑल्सो फंक्शन एज ए रिसोर्स, जो ह्यूमन एक्शन है, जो इंसान जो काम करता है वो भी एक तरीके का रिसोर्स है। क्योंकि अगर ह्यूमन काम कर रहा है तो उससे क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है पैसा। अगर मान लो कि वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी एक तरीके का क्या, ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं, एक इंसान। क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है अपने डॉक्टरी में, और एक तरीके से इकोनॉमिकली पैसा भी कमा रहा है, और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल है, कि जो समाज एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर, दे कन्वर्ट, तो ह्यूमन क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंपोनेंट इन आर सराउंडिंग इनटू अ रिसोर्स एंड कंज्यूम देम। हम लोग क्या करते हैं, मतलब ह्यूमन क्या करता है कि जितने भी सारी चीजें रहती हैं हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, उसको हम लोग रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं और हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये भी बात याद रखना जरूरी है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं। देखो, रिसोर्सेज जनरली दो तरीके का, एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को जिसको हम लोग मैन मेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्स भी बोलते हैं। तो दो तरीके का रिसोर्स हो गया। अब जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो दो तरीके का होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, जिसे रिन्यू किया जा सकता है। जैसे क्या किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, मतलब दोबारा उसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। जैसे जैसे कि कंटिन्यूअस एंड फ्लो ऑफ विंड और वाटर, विंड और वाटर एनर्जी क्या हम लोग दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। क्लियर, और नॉन रिन्यूएबल क्या हो गया, मेटल, एक बार मेटल यूज हो गया, या फिर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला हो गया, कोल हो गया। ठीक है, तो मेटल को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को हम लोग बिना नहीं रिसाइकिल कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल दो तरीके का हो गया, एक हो गया कंटिन्यूअस जो विंड और वाटर हो गया रिन्यूएबल एनर्जी में, बायोलॉजिकल में नेचुरल जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हम लोग एक बार मान लो काट दिया तो फॉरेस्ट हम लोग फिर से उगा सकते हैं वहां पर, और वाइल्ड लाइफ, तो ये सब सारे क्या हो गया, बायोलॉजिकल हो गए। ठीक है, क्लियर।
ह्यूमन जो होता है दो तरीके का, एक स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, और एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी। कि क्वालिटी कैसे मेंटेन किया जाए और कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको स्ट्रक्चर दे रहा है, तो वो सब सारी चीजें हो जाती है। तो ये रिसोर्सेज के एक तरीके से टाइप्स हैं। तो आई होप सो ये वाला जो स्लाइड होगा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू होता है कि नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, की रिसोर्सेज को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया। तो अगर देखा जाए इसको 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मतलब वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उत्पन्न कहाँ से हुआ है, वहां से 2 रिसोर्सेज, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब जो एग्जॉस्ट कर जाता है, जो खत्म हो जाता है, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब किसका हकदार है, या कौन उस प्रॉपर्टी का हकदार है, या कौन उस रिसोर्सेज का हकदार है। तो एक होता है इंडिविजुअल, मतलब एक ओनरशिप इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, नेशनल है और इंटरनेशनल है। तो ये 4 पार्ट हो जाते हैं ओनरशिप के। अभी एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक्स और रिजर्व्स, तो ये सब हम लोग एक तरीके से क्लासिफाई करते हैं रिसोर्सेज को। तो आई होप सो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये 4 चीजें क्या होती हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से एक कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है वो देखते हैं। दीज आर टेकन फ्रॉम द बायोस्फीयर, क्या बायोस्फीयर से लिया जाता है बायोटिक रिसोर्स। एंड कंटेन्स लाइफ, मतलब वैसा कोई भी रिसोर्स, वैसा कोई भी चीज जिसमें लाइफ हो, जिसमें क्या जीवन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक रिसोर्स। जैसे एक इंसान है, इंसान क्या है, इंसान एक उसमें लाइफ होता है, ठीक है, लाइफ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा रिसोर्स है, क्योंकि एक इंसान भी ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम करता है। तो वो क्या हो गया, बायोटिक रिसोर्स। प्लांट्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, फिशरीज हो गया, और रूमिनेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये सब सारे जैसे वाइल्ड लाइफ जितने भी है उनके पास क्या आता है, एक तरीके से जान होता है, मतलब लाइफ होता है। तो दे ऑल आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक। क्लियर, ये बात याद रखना है। दूसरा क्या है, एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है। द एबायोटिक रिसोर्स इज एनीथिंग दैट मेड अप ऑफ नॉन लिविंग आइटम्स, मतलब एबायोटिक रिसोर्स जितने भी नॉन लिविंग आइटम्स हैं, जैसे कि रॉक्स हो गए, पत्थर हो गए, मेटल्स हो गए, ठीक है, ये रॉक्स है, रॉक है, तो ये रॉक हो गया। इसके ये भी एक तरीके का रिसोर्स काम करता है। मान लो कि रॉक का इस्तेमाल अगर कुएं को बनाने में किया जा रहा है, ठीक है, या फिर रॉक का इस्तेमाल अलग अलग जगह उसको तोड़ के मान लो कि रोड बनाया जा रहा है, या फिर हमारी छत छत की ढलाई हो रही है, तो दे ऑल आर नोन एज अ रिसोर्स। और ये सब सारे क्या है, नॉन लिविंग है। जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेस हैं उसको हम लोग एबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। मेटल भी है, तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ प्लांट्स है तो प्लांट्स क्या हो गया, बायोटिक, ठीक है। और एबायोटिक क्या हो जाएगा, जिसमें जान नहीं रहेगा। तो आई होप सो बायोटिक और एबायोटिक क्लियर होगा। अब जो दूसरा है वो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब जो खत्म हो जाता है। एक होता है कि क्या खत्म हो रहा है या नहीं खत्म हो रहा है। तो पहला रिन्यूएबल रिसोर्स जो खत्म हो जाता है, और जो दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों बात याद रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं जो पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स। क्लियर, यहाँ पर देखते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, तो रिन्यूएबल और रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड। मतलब क्या, वैसा रिसोर्स जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यूज करने के बाद, ठीक है, एंड रिप्रोड्यूस, या फिर हम लोग उसको फिर से दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। तीनों में कोई सा भी मेथड से हम लोग उसको फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो कौन सा हो गया, सोलर एनर्जी। देखो सोलर एनर्जी क्या होता है, जो हम लोग सन से आता है हमें। तो अब सन के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारा सोलर एनर्जी है कि नहीं। देखो आप सोलर पावर प्लांट होता है बहुत जगह। विंड एनर्जी, विंड मिल के थ्रू। वाटर एनर्जी, वाटर ट्रिब्यूनल के थ्रू, ठीक है, और एक तरीके से टरबाइन के थ्रू। और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये सब सारे क्या है, रिन्यूएबल है, जिसको फिर से दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए, रिन्यूएबल जो रिसोर्स है कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और अ फ्लो, कि कंटिन्यूअस और फ्लो में भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये बात याद रखना है। नॉन रिन्यूएबल, दिस अकर्स थ्रू द वाइड रेंज ऑफ ज्योग्राफिकल पीरियड, जो कि रिन्यू नहीं किया जा सकता है, जो हमारे जमीन के अंदर से निकाल कर हम लोग उसको यूज करते हैं, और एक बार अगर हम लोग यूज कर दिए तो हम लोग फिर से उसको दोबारा एक तरीके से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेस। क्या होता है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोयला। अब कोल वगैरह हम लोग कितने हजारों लाखों साल में जो कोयला होता है वो जमीन के अंदर बनता है कि नहीं।
फिर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, जलाते हैं, उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, और एक तरीके से वो चीज हम लोग फिर से कोयला, एक कोयले को अगर जला दोगे फिर से वो कोयला एक तरीके से फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड, वो कभी भी रिसाइकल नहीं होता है और वो एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर ओनरशिप के हिसाब से देखा जाए तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, ये चार हैं जो कि ओनरशिप के हिसाब से काउंटेबल होते हैं। तो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, दे आर प्राइवेटिवली हेल्ड बाय द पब्लिक, क्या कि वैसा रिसोर्स जो कि प्राइवेट आदमी के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है। पर्सनल रिसोर्स जैसे प्लांटेशन, किसी का अपना खेत है उसमें अगर प्लांटेशन कर रहा है, ठीक है। पॉन्ड्स है, वाटर, वाटर इन अ वेल है, तो अपना अपना कुआं अगर खोदा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। मान लो ये जमीन है, जमीन में ये प्लांट लगा रहा है कोई इंसान अपने जमीन पर, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। ये बात याद रखिएगा, जो अपना रिसोर्सेस होता है। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स, देयर आर अ कम्युनल रिसोर्स एंड देयर आर अवेलेबल इन ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी सच एज अ गेजिंग कि दे आर द कम्युनल रिसोर्स। कम्युनिटी जो कम्युनिटी रिसोर्स रहता है वो क्या कम्युनल रिसोर्स रहता है, दैट आर अवेलेबल टू द ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो सारे कम्युनिटी के लिए होता है। जैसे आप लोग मान लो कि ये पॉन्ड हो गया, पब्लिक का पॉन्ड है मान लो, ठीक है, एक तरीके से गांव के बीच में बना हुआ है। या फिर पब्लिक पार्क हो गया, ठीक है, वो एक तरीके से शहर के बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, वो सब सारी चीजें कम्युनिटी का है, मतलब सारे लोगों का है, जो भी आसपास में लोग रह रहे हैं या कोई भी आके वहां पर लुत्फ उठा सकता है उसका। तो दे ऑल आर एक तरीके से पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस को हम लोग कम्युनिटी रिसोर्स बोलेंगे। पिकनिक एरियाज हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, तो वो सब सारी चीजें क्या हो जाएगी, कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसमें आई होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, नेशनल रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स क्या होता है, एक तरीके से पूरे देश का जो रिसोर्स होता है। टेक्निकली द कंट्रीज ओन्स ऑल द रिसोर्स, अगर टेक्निकली देखा जाए तो जितने भी सारे रिसोर्स हैं वो क्या, एक देश जो है वो देश का होता है कि नहीं। द नेशन हैज अ लीगल अथॉरिटी टू एक्वायर अ प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर अ पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई ऐसा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सरकार जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको अपना सकती है। ठीक है, अगर लीगल अथॉरिटी के थ्रू वो किया जा रहा है। तो नेशनल जो नेशन ओन्स ऑल मिनरल्स, और जितने भी सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड द लैंड विद इन द पॉलिटिकल लिमिट्स, कि जितने भी सारे हमारे देश के अंदर जितने भी एक तरीके से वाटर रिसोर्स है, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, वो सारे क्या है, एक तरीके से देश का एक रिसोर्सेस है। एज वेल एज द ओशियानिक रीजन, ओशियानिक रीजन में भी देखा जाए, ओशियन में भी देखा जाए मान लो, तो वो क्या है कि अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, क्या 22.2 किलोमीटर, मतलब मान लो ये ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन है, यहाँ से ओशियन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेकर जो ओशियन है ये भारत का बाउंड्री मान लो लास्ट बाउंड्री है, और यहाँ से मान लो ये गुजरात का है। ठीक है, तो गुजरात की लास्ट बाउंड्री से अगर 22.2 किलोमीटर तक वो कौन सा रिसोर्स हो जाता है, वो हमारे देश का, मतलब वहां पर जाकर हमारे देश के मछुआरे जो फिशिंग वो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, रेफर टू एज अ टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्स, तो वो सब सारे रिसोर्स जो कि भारत देश का है तो वो एक तरीके से नेशनल रिसोर्स हो जाता है। आते हैं उसके बाद क्या, इंटरनेशनल रिसोर्स। तो सम रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, मतलब क्या, एक तरीके से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, जैसे ये वाला है, मान लो कि इसका 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो जितने भी सारे रिसोर्सेस हैं जो वो इंटरनेशनल अथॉरिटी के थ्रू हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है, फिर हम लोग जाकर वहां पर कुछ काम कर सकते हैं, मतलब वो इंटरनेशनली है, मतलब वो सब देश का है, वो किसी एक देश का नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा, नेशनल और इंटरनेशनल। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अगर देखा जाए तो हमारे पास है पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, रिजर्व क्या होता है। तो पोटेंशियल रिसोर्स दिस आर एग्जिस्ट इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूज्ड, बहुत सारे रहते हैं पोटेंशियल है भाई इस बंदे में लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है। सेम उसी तरीके से बहुत सारे रीजन में क्या होता है कि वो रिसोर्सेस को वहां से निकाला जा सकता है लेकिन वहां से रिसोर्सेस वगैरह निकाला नहीं जाता है। अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा सोना जो होता है वो होता है, क्या होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड पाया जाता है और गोल्ड माइंस बहुत है। तो एक तरीके से वहां पर उसका रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वहां से निकाला नहीं जा रहा है, मतलब उसको सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हमारे अगर वेस्टर्न एरिया में देखा जाए तो राजस्थान एंड द गुजरात ऑफर्स अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। अगर राजस्थान देखा जाए तो पूरा
क्या है, रेगिस्तान वाला रीजन है। गुजरात में भी बहुत सारा रीजन है जहाँ पर एक तरीके से विंड और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग वहाँ बहुत सारा एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग वो चीज अभी भी कम्प्लीटली उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बट ये टू बी कम्प्लीटली डेवलप, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली डेवलप नहीं है। जैसे ये वाला है, तो यहाँ पर क्या है, विंड मिल लगा हुआ है, तो विंड मिल के थ्रू हम लोग आसानी तरीके से वहां पर, क्योंकि राजस्थान वगैरह में हवा वगैरह रेगिस्तान में बहुत चलता है, तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी नहीं किए हैं, ठीक है। आते हैं फिर डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है कि जो एक तरीके से डेवलप हो चुका है, द रिसोर्स विच हैव बीन सर्वेड, जिसको सर्वे किया जा चुका है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड फॉर यूज, और उसको उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को इस्तेमाल करने के लिए उसको एक तरीके से परमिशन मिल चुका है। द डेवलप्ड रिसोर्स आर डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजी, कि कौन सा रिसोर्स डेवलप्ड रिसोर्स है। जैसे मान लो कहीं पर लिथियम मिला है, ठीक है, तो लिथियम वगैरह मिला है, तो मतलब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फर्दर यूज के लिए साइंटिफिकली, तो इसका मतलब वो चीज, वो रिसोर्सेज क्या हो गया, डेवलप, जिसको टेक्नोलॉजी के थ्रू खोजा गया है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक रेफर्स टू द मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट दैट आर पोटेंशियली टू मीट अ ह्यूमन रिक्वायरमेंट, कि बस वो सब सारे मटेरियल्स जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और क्या कर रहे हैं, और वो रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, एंड लैक ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टू अकम्प्लिश इट, मतलब क्या कि बट लैक ऑफ रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे हाइड्रोजन अगर कहीं मिला है, मान लो जमीन के अंदर या फिर समंदर के अंदर हाइड्रोजन वगैरह मिला है, ठीक है, तो हाइड्रोजन मिला है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन के रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं फर्दर जाके, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक के रूप में हमारे जमीन के अंदर है, हम लोग उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइवर वी नीड एडवांस टेक्नोलॉजी टू पुट इन, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उसको यूज करने के लिए। रिजर्व, रिजर्व आर सबसेट ऑफ स्टॉक, इसी का जो पार्ट है वो रिजर्व है, दैट कैन बी यूज्ड अ टेक्नोलॉजी हाउ नो हाउ बट नॉट येट बीन यूज्ड, जिसको रिजर्व के रूप में रखा गया, लेकिन उसको हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग उसको यूज कैसे करें। मान लो कुछ चीज मिला है हमें, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको कैसे यूज करें उसको सही तरीके से हमें पता ही नहीं है। दीज कैन बी यूटिलाइज टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट, उसको हम लोग रिजर्व के रूप में रख सकते हैं, बाद में फ्यूचर में हम लोग उसको यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे वाटर इन अ डैम, वुड एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ वाटर इज रिजर्व, सोर्सेस ऑफ वाटर रिजर्व है, बहुत सारे वाटर जो है या फॉरेस्ट है वो रिजर्व रहते हैं, हम लोग उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। तो एक तरीके से ये सब क्या हो गया, वुड वगैरह वो रिजर्व रिसोर्सेस हो गया। क्लियर, तो यहाँ तक आई होप सो टाइप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए। तो रिसोर्सेस एक ह्यूमन, रिसोर्सेस एक एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, हाउएवर दे कैन बी यूटिलाइज, जिसको यूटिलाइज किया सकता है डिस्क्रिमिनेटली बाय द ह्यूमंस एंड रिजल्टिंग द प्रॉब्लम। अब बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट किए गए हैं एक तरीके से ह्यूमन के द्वारा, उसको यूटिलाइज तो किया है ह्यूमन इंसान, तो उसको, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट किया गया है। जैसे द सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ रिसोर्स इन अ फ्यू हैंड स्प्लिट द सोसाइटी इनटू अ टू ग्रुप, रिच एंड पुअर। तो सेंट्रलाइज क्या हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे जो अमीर हैं उन्होंने सारे रिसोर्सेज को एक्वायर कर रखा है, और इसी वजह से रिच और पुअर में डिवाइडेड है हमारा देश, ठीक है, या फिर कोई भी देश। जो कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स सेटिस्फाई द, जो एवराइज ऑफ द फ्यू पीपल की जो कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज है वो कुछ ही पीपल को सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, डेवलपमेंट तो होता है लेकिन वो कुछ ही पीपल को सेटिस्फाई कर पाता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज को निकालने की वजह से हमारे इन्वायरमेंटल इशू हुआ है वर्ल्ड वाइड, जिसकी ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, ओजोन का डिप्लीशन हुआ है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। तो ये सब सारा प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की वजह से। रिसोर्सेज तो हम लोग खुद खुद के निकाल रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है। A fair utilization of resources has become a critical for a long term quality of life and a world peace। अगर पूरे देश को शांति में जीना है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है लंबे समय तक, तो हम लोगों को यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बहुत एक फेयरली तरीके से करना होगा। क्लियर, अब वो फेयरली तरीके कैसा होगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बिना इन्वायरमेंट के नुकसान किए, मतलब इन्वायरमेंट को बिना नुकसान दिए हुए, मतलब इन्वायरमेंट को हम लोग नुकसान नहीं दे रहे हैं, तब वो कौन सा डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है भाई, ये एक डेफिनेशन आ सकता है, टू द डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, कि कोई भी डेवलपमेंट अगर इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए आ रहा है, एंड द डेवलपमेंट हैपेंस एट अ प्रेजेंट,
और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है प्रेजेंट में, वो फ्यूचर जनरेशन को, जो आने वाला जनरेशन, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। तो वो सब सारा डेवलपमेंट क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, जिस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए हमारे देश के लीडर्स का। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब भाई रिसोर्स को प्लानिंग कैसे करें। देखिए, एक बात मैंने बताया कि जो ये वाला नंबर है वो आप लोग आके इसमें अगर हाई बोलिएगा, इसमें नोट्स मांगिएगा, तो आप लोग को नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप लोग प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, फ्यूचर यूज के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कॉमनली रिसोर्स का प्लानिंग, तो रिसोर्स को अगर एक तरीके से प्लान तरीके से अगर हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो हम पूरे देश के लिए या फिर पूरे पृथ्वी के लिए अच्छी बात होगी। ठीक है, तो कॉमनली एक्वायर्ड टेक्निक एंड प्रूडेंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन और इन द रिसोर्सेस या प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, देर आर लोकेशन इन इंडिया दैट आर रिच इन सर्टेन सॉर्ट ऑफ रिसोर्स बट आर पुअर इन अदर्स। बहुत सारे इंडिया में रीजन ऐसे हैं जो कि वो रिच है, जैसे मान लो कि झारखंड है। झारखंड वगैरह में क्या होता है, कोयला वगैरह बहुत होता है, कोल वगैरह बहुत होता है। ठीक है, लेकिन एक तरीके से वहां पर बहुत सारी चीजें हैं कि वहां पर अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी है। तो वो सब सारी चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा। एंड देयर इज अ सर्टेन लोकेशन दैट हैव कॉल्ड अ सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स। बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्सेज का। वाइल अदर, और अदर में क्या, शॉर्टेज ऑफ क्रिटिकल। तो वहां पर रिसोर्स, अब झारखंड में ये चीज बहुत ज्यादा, दूसरे दूसरे अगर मान लो कि स्टेट में नहीं है, तो वो स्टेट में कोयला को पहुंचाया जाता है। तो हम लोग प्लान तरीके से कैसे कर सकते हैं, और दिस नेसेसिटी रिसोर्स प्लानिंग, इसको हम लोग रिसोर्स को प्लानिंग करके चलना होगा, ताकि हमारा जो रीजनल स्टेट का या फिर रीजनल वाइज या फिर लोकल वाइज जो ग्रोथ है वो सबका हो सके। कोई एक जो प्रदेश है या फिर कोई एक जो स्टेट है वो ज्यादा डेवलप हो जाए, तो हम लोग को एक्शन प्लान बनाना होगा, और एक तरीके से स्टॉप करना होगा हम लोगों को जो भी सारी चीजें हम लोग बेतुका कर रहे हैं, जो रिसोर्स के थ्रू या रिसोर्स को प्लान तरीके से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्स प्लानिंग हो गया, इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या हुआ, तो अगर देखा जाए हमारे रिसोर्स प्लानिंग इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, कलेक्टिंग ऑफ डेटा करना पड़ता है, मैपिंग करना पड़ता है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, कि कितना रिसोर्स है वहां पर, कितना रिसोर्स निकाल सकते हैं, कितना नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना से डैमेज ज्यादा होगा, कम होगा, तो वो सब सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो डेवलपिंग अ प्लानिंग फ्रेमवर्क दैट इज इक्विप्ड बाय नेसेसरी टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी जो डेवलपिंग जो प्लानिंग का फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, वो क्या करता है, एक तरीके से जहां जहां कोल मिलता है वहां वहां की जो लैंड को वो एक्वायर करता है। लिंकिंग रिसोर्स स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म नेशनल डेवलपमेंट को, लॉन्ग टर्म कैसे डेवलप किया जा सके उसके बारे में भी हम लोग को सोचना चाहिए। तो अगर देखा जाए 5 ईयर प्लान, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और 1951 से हम लोग एक तरीके से एक प्लानिंग करते हुए आ रहे हैं, 1951 से। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान रिलीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज मेड अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू अचीव अ रिसोर्स प्लानिंग गोल, कि रिसोर्स प्लानिंग गोल के लिए हम लोगों ने बहुत सारा गोल बनाया और उस पर काम भी करा है। ठीक है, तो रिसोर्सेस कंजर्वेशन जो है वो क्रिटिकल है, लेकिन हम लोगों को जो इरेगुलर या फिर इरेशनल कंजम्पशन है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है, उसको हम लोग रोकना पड़ेगा, ताकि हमारा जो देश है या फिर फ्यूचर जनरेशन में जो लोग हैं उनको सही तरीके से वो जमीन जायदाद मिल सके। क्लियर। अगर देखा जाए लैंड रिसोर्सेस कितने हैं भाई, अगर हमारे देश में देखा जाए तो 27% जो है वो प्लेट्यू रीजन है, जैसे उबड़ खाबड़ वाले रीजन है, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह में आता है, तो वो प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, तो एक तरीके से 27% जहाँ उबड़ खाबड़ है हमारा, मतलब ऊपर नीचे जहाँ जमीने हैं। जो 43% है वो हमारा क्या, प्लेन्स एरिया है, प्लेन्स। तो ये सब सारा आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या है, हमारा 43% प्लेन्स रीजन है। शानदार तरीके से देखिए आप लोग, मजा आएगा। उसके बाद माउंटेन्स कितने हैं, जो पर्वत हैं वो कितने हैं, एक 30% है। कितने, लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, तो इंडिया कंटेन्स अ लैंड विथ अ रेंज ऑफ रिलीफ फीचर्स इंक्लूडिंग अ माउंटेन्स, प्लेटू, आइलैंड्स भी होते हैं हमारे हमारे देश में पाए जाते हैं। तो वो सब सारी चीजों का, तो इसमें से जो मेन चीजें वो मैंने बता दिया, प्लेन्स, माउंटेन्स और एक तरीके से प्लेटू। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगर देखा जाए तो लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है हमारे देश में, वो भी देखते हैं। तो द फॉलोइंग यूजेस ऑफ आर मेड ऑफ द लैंड रिसोर्स, लैंड का इस्तेमाल इन 7 चीजों के लिए किया जा रहा है हमारे देशों में। क्या क्या चीजों के लिए भाई, फॉरेस्ट को लगाने के लिए, लैंड दैट इज नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग, बहुत सारे जो लैंड है जिसमें सुटेबल फार्मिंग के लिए नहीं है वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, बैरन एंड वेस्टलैंड, जो एक तरीके से खत्म हो गया है, वो लैंड में बहुत दिनों से खेती नहीं हुआ है, मतलब वो बैरन पड़ा हुआ है,
और वेस्ट लैंड हो गया मतलब उसमें कोई भी एक तरीके से फर्टिलिटी नहीं बची है जिसमें हम लोग खेती वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात, लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बहुत सारे हैं जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, जैसे कि रोड्स वगैरह बनाया जा रहा है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए कोई यूजेस नहीं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो वो सब सारे फैलो लैंड्स हैं। फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स दैट एक्सक्लूड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है। फिर नेट सोन एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो ये सब सारे जगह हम लोग क्या करते हैं कि लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं शानदार तरीके से। तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, लैंड यूटिलाइजेशन। अगर आ गया तो ये 5 पॉइंट में, 7 पॉइंट में से कोई भी 5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। लैंड यूज पैटर्न क्या है हमारा, तो अगर देखा जाए द यूजेस ऑफ लैंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो लैंड का यूज पैटर्न है वो फिजिकल फैक्टर्स के लिए भी है और एक ह्यूमन फैक्टर्स के लिए भी है। जैसे ह्यूमन दो दो कॉजेस क्या क्या भाई, दिस रेफर्स टू द फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड द सॉइल टाइप। फिजिकल फैक्टर जो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, और ह्यूमन फैक्टर कि जिसको ह्यूमन इंक्लूड कर रहा है, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी रह रही है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और कल्चर और ट्रेडिशन जहाँ बसा हुआ है, वो सब एक है कि फिजिकली जो अवेलेबल है, और एक जो ह्यूमन ने क्रिएट किया या फिर लैंड को क्रिएट करा, फॉरेस्ट को वगैरह को काट के, जहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह शानदार तरीके से जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर आगे देखा जाए तो जनरल यूज ऑफ लैंड 1960 और 1961 में, कि 1960 से लेकर 1961 में हम लोग कहाँ कहाँ जमीनें यूज करते थे। अगर देखा जाए यहाँ पर फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट क्या है भाई, देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट जो 46.26% था। और अगर यहाँ देखा जाए तो हमारा जो नेट्स ऑन एरिया, अगर देखा जाए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कि फॉरेस्ट कितना है 46 पॉइंट, नहीं सॉरी, नेट्स ऑन एरिया, ये नेट्स ऑन एरिया है। नेट्स ऑन एरिया का मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर्स होते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर वगैरह, खेती वगैरह, देखो जैसे ये जमीनें वगैरह है, खेती वगैरह 46.26% पर आ रहा है। अभी खेती कितने पर हो रहा है, जहाँ पर 45.5%, जो 2015 और 16 का डेटा है। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये अगर देखा जाए, आगे अगर देखा जाए तो ये 18.11% क्या है भाई, तो ये फॉरेस्ट है, क्या है 18.1% फॉरेस्ट है। ये दो चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा आप लोग ग्राफ देख सकते हैं कि कौन कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, फैलो लैंड कितने हैं, फैलो लैंड ये वाला है, ठीक है। अगर देखा जाए एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज कितना किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, बस दो चीज याद रखिएगा, एग्रीकल्चर कितने पर हो रहा है और फॉरेस्ट कितना जो है हम लोगों को बढ़ाया घटा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखा जाए हमारे देश में बहुत सारे वेस्ट लैंड अवेलेबल हैं, तो वेस्ट लैंड क्या होता है ये बात देख लेते हैं। तो वेस्ट लैंड इज रेफर्स टू द लैंड which has been put on out for the other non agricultural uses। वेस्टलैंड वो से सारे लैंड हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हो रहा है, या तो वो डेजर्ट वाले रीजन है, चाहे वो रॉकी वाला मतलब उसमें रॉक्स वगैरह होते हैं, या फिर ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे ये डेजर्ट वाला रीजन है। तो डेजर्ट वाला रीजन क्या हो गया, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट लैंड है, मतलब यहाँ पर कुछ भी इसको फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। रोड्स जहाँ पर रेलवेज वगैरह, जैसे ये रोड्स है, रेलवेज वगैरह जहाँ पर बने हुए हैं। The continuous use of land resource over a long period of time without taking appropriate measures in management and conservation result in known as land degradation। कि क्या कि लैंड का डिग्रेडेशन कब होता है, जब हम लोग कंटिन्यूसली उसको यूज करते चले जाते हैं बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई डेवलपमेंट के, बिना कोई हम लोग उसको सोचे समझे यूज करते जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, वो जो लैंड हो रहा है वो डिग्रेड होता चला जा रहा है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। तो आई होप सो ये वाला पार्ट 1 जो होगा आप लोगों का कंप्लीटेड होगा, और पार्ट 1 आप लोगों ने शानदार तरीके से देखा होगा, ठीक है। ये पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा, तो पार्ट 2 को भी शानदार तरीके से देखिएगा, वहां पर हमने फर्दर डिस्कस करा है, क्लियर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, जो कि हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का होगा।